हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले एक रिकॉल करते हैं हम लोग कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या था। तो हमने देखा था कि कुछ इंट्रोडक्शन देखा था उसके बारे में कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है स्टडी ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों फ्रिक्वेंसी को हम लोग स्टडी करते हैं। और ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया था, डिस्कवर किए थे, वो थे हमारे सीवी रमन, जो कि 1928 में इसका डिस्कवर किए थे। और वो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जो आपको पहले ही से पता है। और इनको इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि इसके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या था। तो हम लोग क्या करते थे कि इसमें क्या करते थे कि मेन जो होता था मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग इरेडिएट करते थे। मतलब यहाँ से एक लाइट देते थे जो कौन था, मोनोक्रोमेटिक। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट था। इसको हम लोग मॉलिक्यूल पे डालते थे और ये जो लाइट था वो इंट्रैक्शन करता था। तो यहाँ पे क्या होता था, इंट्रैक्ट करता था मॉलिक्यूल के साथ और स्कैटर्ड हो जाता था। ये क्या हो जाता था, स्कैटर्ड हो जाता था। तो ये जो लाइट आया मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया और जो स्कैटर्ड हुआ, तो हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं स्कैटर्ड लाइट का। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट था उसी के हम लोग स्टडी करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्टडी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। अब ये जो लाइट आया, ठीक, ये जो लाइट हम लोग को स्कैटर्ड लाइट मिला वो हम लोग को क्या क्या बताता था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चलते हैं। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम लोग इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड जो होगा वो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड जो होगा हम लोग का ये होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में इसका एप्लीकेशन क्या होता है, फिजिकल में इसका एप्लीकेशन क्या होता है और ऑर्गेनिक में इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं जो लाइट स्कैटर्ड हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, एक मॉलिक्यूल लिया था, उसको इरेडिएट किया था, फिर यहाँ से हम लोग को स्कैटर्ड लाइट मिला था। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट मिलता है वो हम लोग को क्या क्या बतलाता है। तो सबसे बताता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंपाउंड। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे कि हम लोग लेते हैं H2O। तो ये जो H2O है उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या है, मतलब क्या क्या एटम से बना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिंपली हाइड्रोजन से बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यही बतलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है कि मतलब कौन कौन से एटम उसमें हैं, प्रेजेंट हैं। फिर बोलता है इन्वेस्टिगेटिंग बॉन्ड एंगल। तो अगर ये जो हम लोग का जो कंपाउंड है उसका बॉन्ड एंगल कितना है, मान लो H2O है, ठीक, तो इसका कुछ बॉन्ड एंगल होगा। तो इसके बॉन्ड एंगल का भी हम लोग को कहाँ से पता चलता है, इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में भी कौन बताता है, ये स्कैटर्ड लाइट बताता है। फिर उसके बाद हमको पता चलता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये हम लोग का फिजिकल का पार्ट है, तो इसको हम लोग फिजिकल में देखेंगे। फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब जो एटम था, जो मॉलिक्यूल था, उसमें जो बॉन्ड था उसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। तो इसका हम लोग को पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या फिर वीक बॉन्ड है। फिर हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अल्फ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी हम लोग का फिजिकल का पार्ट है, डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कितना जल्दी टूट रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग देखते हैं वेरियस फील्ड में उसका एप्लीकेशन क्या कौन कौन सा होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहला आता है इलूसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल का, अच्छा इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो रमन एक्टिव होते हैं, ठीक, तो रमन एक्टिव मेनली मेजर टाइप से हम लोग देखते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, रमन एक्टिव, मतलब वो क्या करेगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। और जिसमें सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, मान लेते हैं जिसमें सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, ये प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर उसमें नॉट प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, IR एक्टिव होता है, मतलब वो क्या होता है कि इंफ्रारेड एक्टिव होता है, ठीक। तो इंफ्रारेड हम लोग का दूसरा टॉपिक हो जाता है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग रमन एक्टिव पे देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, सिमेट्री में इसमें हम लोग मेनली लेते हैं ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिसके बीच, दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेते हैं तो इन लोग दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक। तो ये क्या होता है, रमन एक्टिव होते हैं। जैसे हो गया तुम आपका हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, कार्बन कार्बन हो गया, ये तो ये सब क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों का, तो ये सब रमन एक्टिव हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इलूसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, इलूसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है XY3 मॉलिक्यूल, XY3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो दो टाइप का हो सकता है, या तो ट्राइगोनल होगा या फिर पिरामिडल होगा। अब ट्राइगोनल के केस में हम लोग SO3 का देखते हैं। SO3 में क्या होता है, फुल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो तो हाइपोथेटिकल नहीं होता है, तो उसका पता कैसे चलता है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को बतलाता है। मॉलिक्यूल को हम लोग डालते हैं, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट से यहाँ पे इरेडिएट करेंगे। जब यहाँ पे इरेडिएट करेंगे तो यहाँ से स्कैटर्ड लाइट निकलेगा, तो जो स्कैटर्ड लाइट निकलेगा वो कुछ सिग्नल देगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देगा। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देगा उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल है या प्लेनर है। तो ये जो ट्राइगोनल है और NH3 जिसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है, क्योंकि इस पे लोन पेयर होता है, तो इसका लोन पेयर, ठीक। तो ये होता है हम लोग का पिरामिडल। तो होता क्यों है, तो जब SO3 का हम लोग बात करते हैं, SO3 मॉलिक्यूल का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 सिग्नल आते हैं, टोटल 6 सिग्नल आते हैं, मतलब वाइब्रेशनल मोड। कुल 6 सिग्नल आते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, दो जो होते हैं डीजेनरेटेड होते हैं। डीजेनरेटेड मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी होगा उन लोग का। तो जब दो लोगों का सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो अब हम लोग को मिलता है टोटल कितना सिग्नल, टोटल 4 सिग्नल मिलता है, ठीक।